Hello everyone, today we are going to discuss about class 8 chapter 1 of history introduction, how, when and where. The frame under history, the first topic. The frame under modern history. We have studied in the previous class that the time frame of history is somewhat different in different parts of the world. In Europe, medieval history is said to have begun in the 6th century and ends in the 15th century AD. While in India, this period starts with the 8th century and ends in the 18th century AD. That is, India started witnessing remarkable changes in its political, economic, social, and cultural life. From the later part, period extends roughly from the middle of the 18th century to contemporary times. This period covers about 250 years of history of India. In history, we studied about the changes that occur over टाइम. तो अब इसमें क्या है, द फ्रेम अंडर मॉडर्न हिस्ट्री. तो इसमें हमने मतलब 7th क्लास में ये पढ़ा था कि जो फ्रेम ऑफ हिस्ट्री की जो फ्रेम है वो मतलब डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग वर्ल्ड के. तो जैसे कि अब यूरोप है, यूरोप में मेडिवल हिस्ट्री जो स्टार्ट हुई थी वो 6th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी में हुई थी. लेकिन जो इंडिया में हुई थी वो 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी एडी में हुई थी. और फिर इंडिया ने मतलब कुछ मतलब रिमार्केबल चेंजेस होने लगे इंडिया में, जैसे कि इन मतलब किसमें होने लगे, जैसे इन पॉलिटिकल में हो गए, पॉलिटिकल कंडीशंस में हो गए, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल एंड कल्चरल लाइफ में हो गए. और फिर जो फ्रॉम द आफ्टर मतलब कि जो 18th सेंचुरी से फिर जो मतलब हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट मतलब एक्सटेंड होने लगा. और जो मतलब मिडल था 18th सेंचुरी का वो क्या थे, कंटेम्प्रेरी टाइम्स थे उस टाइम. और जो वो एक ऐसा पीरियड था जिसने मतलब 250 ईयर्स कवर करे थे इंडिया की हिस्ट्री के. और हिस्ट्री में अब हम पढ़ेंगे कि कुछ जैसे टाइम से जो चेंजेस हुए हैं. फिर नेक्स्ट आता है द टाइम फ्रेम अंडर हिस्ट्री ऑल्सो चेंजेस विद द फोकस ऑफ स्टडी. जो टाइम फ्रेम है हिस्ट्री के अंदर वो फोकस ऑफ स्टडी से भी चेंज होता है. अगर हमारा मतलब जो फोकस है स्टडी के ऊपर वो चेंज होता है तो हमारा जो अलग अलग सेट हैं डेट्स की वो इम्पोर्टेंट बन जाएंगे. जैसे कि अब ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने मतलब किस पे फोकस करा था, रूल्स ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. उन्होंने सिर्फ गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के उस पर फोकस करा था, उनकी एक्टिविटीज़ या फिर उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, अचीवमेंट्स क्या थी. तो फिर वो उसमें हम हिस्ट्री में पढ़ लेंगे इंडिया की. फिर लेकिन उन्होंने किस पे फोकस नहीं करा, इंडियन जो मतलब आम जनता थी उन पे फोकस नहीं करा, और कि उनकी कंडीशंस कैसे थी, वो कैसे रहते हैं. तो फिर फॉर देम देयर वाज नथिंग एज इम्पोर्टेंट एज द लाइफ्स एज एंड पर्सनालिटीज़ ऑफ द गवर्नर जनरल. सो वी नीडेड अनदर फॉर्मेट फॉर द स्टडी ऑफ आवर हिस्ट्री. अब ये क्या कहते हैं कि जो उन्होंने मतलब फोकस नहीं करा इंडियंस और जो उसकी जो कंडीशंस थी, और फिर उनके लिए तो मतलब जो गवर्नर जनरल की जो लाइफ और उनकी पर्सनालिटी से उससे बढ़िया कुछ था ही नहीं उनके लिए. और फिर हमें अब हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे जो इंडियंस थे उनके लिए पढ़ने के लिए तो हमें अलग फॉर्मेट चाहिए. तो फिर इन 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिशर हिस्टोरियंस मतलब 19th सेंचुरी में कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियन जैसे कि जेम्स मिल हो गए वर वेरी क्रिटिकल ऑफ इंडियन कल्चर. वो वेरी मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे इंडियन कल्चर से. जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर थे, और उन्होंने एक 3 वॉल्यूम वर्क पब्लिश किया था. उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. कब करी थी, 1817 में. और उन्होंने फिर हिस्ट्री जो इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड करा था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. वो उन्होंने मतलब ये जो डिवीज़न करे थे हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ये किसके बेस पे करे थे, रिलीजन के बेस पे करे थे जो उस टाइम के रूलर थे. जैसे पहले हिंदूज रहे, फिर मुस्लिम आ गए, फिर ब्रिटिश आ गए. तो इन्होंने ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. और फिर अकॉर्डिंग टू मतलब जो डिवीज़न करा था जेम्स मिल ने, इस डिवीज़न अकॉर्डिंग हिंदू और मुस्लिम के जो डेस्पॉट रूलर्स थे उन्होंने रूल करा था
इंडिया से पहले, जब ब्रिटिश आए, इंडिया पे रूल करा था जब ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश से पहले मतलब। जेम्स मिल का व्यू था वो मतलब एशियन सोसाइटीज़ के लिए एक लोअर लेवल पे था, किसके इससे यूरोप से लोअर लेवल पे था। और उन्होंने कहा था कि मतलब कि जो ड्यूरिंग ही जब हिंदू और मुस्लिम के रूलर्स का जो रीजन चल रहा था, जब टाइम चल रहा था, तो उन्होंने फिर सोशल लाइफ को इंडिया में डोमिनेट किया, जैसे कि किससे कास्ट ट्राइब्स रिलीजियस इंटॉलरेंस और सब सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस से। और जो फिर था ब्रिटिश जो थे वो सिर्फ वही थे जो सिविलाइज कर सकते थे इंडिया को। फिर उसने सोचा कि भाई इंडिया जो कैपेबल नहीं है किसी भी प्रोग्रेस में, अगर ब्रिटिश उसकी हेल्प ना करे तो उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश शुड मतलब कि ब्रिटिश को अपना राज मतलब संभालना चाहिए इंडिया पे, पूरा अपना राज बनाना चाहिए इंडिया पे, तो ताकि जो वो इंडिया पे मतलब एनलाइटमेंट और हैप्पीनेस ला सके पीपल के अंदर। तो जेम्स मिल के जो डिवीज़न से बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक्स हुए थे, क्योंकि ये रिलीजन पे बेस था रूलर्स के। और फिर हम इसको प्रेफर नहीं कर सकते किसी भी पीरियड ऑफ हिस्ट्री का, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम हो गए, सिर्फ ऑल हिंदू और मुस्लिम को प्रेफर नहीं कर सकते। अ नंबर ऑफ फेथ हैव एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली इन आवर कंट्री। जो नंबर ऑफ फेथ हमारी कंट्री में वो लगातार मतलब एग्जिस्ट कर रहे थे। और वे जो ये डिवीज़न था इसने मतलब बहुत सारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक कल्चर को मतलब सोसाइटी में मतलब इग्नोर कर दिया था। और इसने मतलब रिच मतलब अलग अलग विभिन्नता थी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उसको भी बहुत ही इग्नोर कर दिया था। और फिर एक क्लियर पिक्चर थी, इन ऑर्डर टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ इम्पोर्टेंट चेंजेस इन हिस्ट्री, हिस्टोरियंस नाउ जनरली डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। तो भाई अब इम्पोर्टेंट चेंजेस जो थे मतलब एक क्लियर करने के लिए पिक्चर को, तो हिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए। हिस्टोरियंस ने मतलब इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे कि हिस्ट्री जो मॉडर्न हिस्ट्री थी वो कब शुरू हुई थी, 1770 AD में शुरू हुई थी, टू मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। जो मॉडर्निटी थी वो मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट को भी मतलब रिफ्लेक्ट करती थी। और ये किससे एसोसिएट करती थी, ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेज, जो अलग अलग फोर्सेज, जैसे कि फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी जैसे हो गए साइंस, रीजन, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और लिबर्टी, ये सारे हो गए। दीज फोर्सेज एग्जिस्ट इन द वेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये सारे फोर्सेस कहाँ एग्जिस्ट करते थे, वेस्ट में। जब ये पीरियड चल रहा था तो वेस्ट में करते थे सारे। और जो ये कंसेप्ट था तो वो अप्लाई टू वेस्ट, मतलब वो सिर्फ वेस्ट में हुआ, लेकिन पूरे इंडिया में नहीं हुआ, क्योंकि जो अंडर ब्रिटिश रूल द पीपल इंडिया डिड नॉट हैव फ्रीडम। और जो ब्रिटिश के रूल में जो भी पीपल थे इंडिया के, वो मतलब उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी, इक्वालिटी नहीं हो रही थी, या फिर ना उनके पास कोई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी। तो फिर जो ये डिवीज़न है इसने बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। और तभी से मतलब हिस्टोरियंस थे उन्होंने मतलब इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा, मतलब कि कोई एक कंट्री है उसका उपनिवेश पीरियड कहते हैं कॉलोनी को। जैसे कि एक कंट्री है, जैसे कोई भी कंट्री है, जैसे ये यूरोप है, यूरोप ने इंडिया पे या फिर इंडिया पे कंट्रोल करा, या फिर कोई भी कंट्री हो सकती है, हम स्पेसिफिक कुछ भी नहीं कर रहे अभी। तो जैसे इंडिया पे कंट्रोल करा तो ये यूरोप, जो इंडिया है वो यूरोप की कॉलोनी बन गई। तो ये क्या था, अब जब वो कॉलोनी बनी तो उसका कौन सा पीरियड चला, कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉलोनाइजेशन क्या होता है। कॉलोनाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अनदर कंट्री पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। अब यही था कि जैसे मान लो कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि जब एक पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री को पॉलिटिकली या फिर उसके सारे
मतलब पॉलिटिक्स में जाकर और उसको इकोनॉमिकली फाइनेंशियल कंडीशन सब में अपना कंट्रोल ले ले, तो उस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। या फिर उसको हम कुछ और वर्ड्स में कहें, जैसे कि subjection of one country by another leads to political, economic and social and cultural changes, we call the process colonization. ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? colonization. The British and their missionaries initially came to India for trade and commerce. For the spread of Christianity, they had no political ambitions, but they got lured with the riches and wealth of India, taking advantages of unstable political condition of India. Of 18th century India, they gradually established their stronghold on all the major economically flourishing centers. अब क्या था, जो ब्रिटिश और जो उनके मिशनरीज आए थे वो क्या करने आए थे? वो आए तो ट्रेड और कॉमर्स करने आए थे, लेकिन और क्या करने आए थे? क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने आए थे कि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करें इंडिया में भी। और फिर वो उनका कोई ऐसा नहीं था कि वो पॉलिटिकल कंट्रोल करेंगे इंडिया पे। तो लेकिन फिर उसने जो वो मतलब खींचे गए किससे? जो इंडिया की रिच थी, जो मतलब उसके पास गोल्ड, जो भी उसकी सारी वेल्थ थी, उससे वो खींचे गए। तो उसने अब जैसे कि अब पॉलिटिकल कंडीशंस जो इंडिया के थे वो सारी अनस्टेबल थी 18th सेंचुरी में, तो फिर ब्रिटिश ने अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। तो जैसे कुछ भी एक कोई भी जो फ्लरिशिंग सेंटर थे उस टाइम पे, तो उस पर बना लिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि बैटल ऑफ प्लाजी और बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लाजी जो 1757 में हुई थी और बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये मतलब कि एक लड़ाई हुई थी इंडिया और ब्रिटिशर्स के बीच में कंट्रोल के लिए। ठीक है, The Indian economy was transformed from the surplus and self-sufficient economy to a colonial economy. India became British colony in 18th century. तो जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगी? फ्रॉम अ सरप्लस एंड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी से किस में होगी? कॉलोनियल इकोनॉमी में। कि मतलब वो पहले तो अपना मतलब खुद ही अपना सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, अब लेकिन फिर वो ब्रिटिशर्स पे कंट्रोल करने लग गए। ठीक है, और फिर ब्रिटिश एक जो इंडिया है वो कॉलोनी बन गई थी ब्रिटिश की 18th सेंचुरी में। फिर सोर्सेज अब कौन कौन से हैं मॉडर्न हिस्ट्री? जैसे क्लू और एविडेंस हो गए, किस पे बेस्ड होते थे? जो मतलब ऑन बेसिस किस पे? हिस्ट्री के बेस पे होगी। कुछ सोर्सेज जैसे कि हिस्टोरियंस, अब मान लो कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोरियन जो स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज की पास्ट को हम लर्न कर सकें, मतलब उसके बारे में जान सकें। और जो सोर्स उन्होंने चूज़ करे कि हाँ भाई इसमें हम करेंगे, तो वो किस पे डिपेंड करते थे? जब जिस पीरियड में वो कर रहे थे वो स्टडी, और द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, तो उनका नेचर कैसा था उस टाइम इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। जैसे कि अब एंशियंट और मेडिवल पीरियड के जो मतलब सोर्सेज थे, मॉडर्न जो एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के जो सोर्सेज थे वो किस में डिवाइडेड थे? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, सर्वेस भी हो गए। तो हम इसमें रीड करते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो हो गए कि मतलब जो रिकॉर्ड्स हैं ब्रिटिश के अंडर, ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है मॉडर्न पीरियड को पढ़ने का। तो ब्रिटिश ने मतलब बहुत ही ज़्यादा, ब्रिटिश लेड द ग्रेट एम्फेसिस ऑन डॉक्यूमेंटेशन। ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा मतलब एम्फेसिस करा किसके ऊपर? डॉक्यूमेंटेशन पे। फिर दे got every instruction, plan, policy, treaty, agreement, decision and investigation etc. penned down. तो उन्होंने मतलब सब कुछ जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस थी, प्लान उन्होंने बनाई, या फिर जो पॉलिसी, या फिर कुछ उन्होंने संधि करी, ट्रीटी करी, या फिर कोई उन्होंने एग्रीमेंट करी, या फिर डिसीजन बनाया, या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन करी, उन सब को मतलब लिख दिया कि हमने ये करा। और फिर उन्होंने मतलब ये इजी बन गया कि हाँ भाई आगे जो आगे आने वाले हैं वो मतलब इसको इजीली पढ़ सके और इस मैटर पे डिस्कस कर सके। और इसे मतलब ऑफिशियल जैसे लेटर्स हो गए, मेमो, नोटिंग एंड रिपोर्ट, ये किस में मतलब फिर लिखे जाने लगे, वर रिटन फ्रीक्वेंटली। ठीक है, और जैसे कि अर्लियर ईयर्स में जैसे कि 19th सेंचुरी, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कॉपी करे गए, कॉपी आउट एंड ब्यूटिफुली रिटन
और फिर ये जैसे कैलीग्राफिस्ट होते हैं उनसे लिखवाए गए कि मतलब अच्छी अच्छी राइटिंग में उससे लिखवाए गए ये सारे रिकॉर्ड्स, मतलब कॉपी करवाए गए अच्छी राइटिंग में, ठीक है। जो कैलीग्राफिस्ट करते थे, जो कैलीग्राफी करते थे, ठीक है। तो फिर जो प्रिंटिंग, फिर बाद में फिर प्रिंटिंग प्रेस स्प्रेड हो गया इंडिया में, और फिर जो मिडल 19th सेंचुरी थी उसमें मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो अलग अलग मतलब उनकी मल्टीपल कॉपीज़ निकलने लग गई। और फिर ब्रिटिश ने किस पे फोकस करा, प्रिजर्वेशन ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स पे भी उन्होंने, रिटन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स पे भी उन्होंने फोकस करा। और फिर उन्होंने एक मतलब रिकॉर्ड रूम्स बनाए हर एक डिपार्टमेंट में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो थे, जैसे कि कलेक्ट्रेट हो गए, लॉ कोर्ट हो गए, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज हो गए। तो इन सब में मतलब उन्होंने मतलब प्रिजर्व करवाए वो रिकॉर्ड रूम बनाए उसमें। और जो कुछ और इम्पोर्टेंट थे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने उनके उसके लिए आर्चीव्स और म्यूजियम्स बनाए। ये आर्चीव्स मतलब आज भी हैं, उसमें मतलब बहुत सारे लेटर्स, मेमोज, नोट्स और रिपोर्ट्स भी मतलब तक मतलब रखे गए हैं। तो मतलब वहाँ प्रिपेयर जो ब्रिटिश के अंदर प्रिपेयर कर जाते थे और फिर वो उस के एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में भेजे जाते थे अगले ब्रांच में। तो ये जो कुछ थे वो मतलब फॉर्म में वो कुछ इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव्स के फॉर्म में भी बने होते थे। अब सर्विस क्या, ब्रिटिश ने मतलब सर्वे भी कंडक्ट करे ताकि जो बेटर उसकी इंडिया की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो उन्होंने रिवेन्यू सर्वे, बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे उन्होंने मतलब ब्रिटिश ने निकलवाए। अब जो रिवेन्यू सर्वे था वो मतलब हर एक विलेज में होता था कि क्या जानने के लिए, टोपोग्राफी, क्वालिटी ऑफ सोइल, फ्लोरा, फौना, लोकल हिस्ट्रीज, क्रॉपिंग पैटर्न, इन सब कुछ जानने के लिए होता था। और फिर जो 19th के एंड में एक सेंसस शुरू हुआ जो मतलब हर 10 साल में होता था। ये मतलब कितनी टोटल पॉपुलेशन है इंडिया में जानने के लिए होता था, कौन किस कास्ट से मतलब बिलोंग करता है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सब पे करता था। और जो रिकॉर्ड्स थे ये मतलब किस पे पॉइंट करे गए, बट दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रिटिश। ये ब्रिटिश के पॉइंट व्यू जो इनका था उससे मतलब ये किए गए। और ये जो थे मतलब जो सारे थे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ये सिर्फ ब्रिटिश के मतलब थॉट्स, इंटरेस्ट और एस्पिरेशंस को करते थे रिफ्लेक्ट। और फिर उन्होंने किसी इंडियन की एक्टिविटी, जो इंडियन पीपल थे उनकी भी एक्टिविटी कुछ भी नहीं पता इसमें, उनकी एक्टिविटी, फीलिंग्स। और फिर इसके लिए हमें अलग अलग सोर्सेज पे डिपेंड होना पड़ेगा हिस्ट्री के। और जो फर्स्ट मैप था इंडिया का वो जेम्स रनल ने प्रोड्यूस करा था, कब, 1782 में। और अब कुछ अदर सोर्सेज क्या हैं, जैसे कि अर्लियर टाइम्स में जो कुछ पीपल थे वो लिखते थे, लेकिन जो मॉडर्न पीरियड में मतलब कुछ ही पीपल को पता था कि कैसे लिखना है। लेकिन फिर मॉडर्न पीरियड में कुछ मैन और वुमेन ने लिखना शुरू करा। उन्होंने अपने एक्सप्रेस करे अपने एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, जॉय, सोरो और उनके कुछ भी अदर एक्सपीरियंस थे उन सबको। और जो मैं अलग बहुत सारी वुमेन्स ने भी स्टार्ट करा लिखना। जो फर्स्ट वुमेन थी रासुंदरी देवी, उन्होंने मतलब रासुंदरी देवी एक फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी बंगाली में 1876 में। उसका नाम था अमर जीवन, मतलब कि मेरी लाइफ, माई लाइफ। अब कुछ अदर सोर्स हैं जैसे कि पर्सनल डायरी, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम और ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, पॉपुलर बुकलेट, न्यूज़पेपर, स्टोरीज, पोएम, नॉवेल्स, books or newspaper covering ideas, debates and feelings of political leader and social reforms, journals, reviews, editorials और आर्टिकल्स, या फिर कुछ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हो गए जो कि मतलब रिव्यूज़, एडिटोरियल एंड आर्टिकल्स जो मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में हो गए। जो द अबव मेंशन जो मतलब ऊपर दिए गए कुछ लिटरेरी सोर्स हैं वो मतलब कुछ सोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए और उसके इन्वेंशन के लिए, जैसे कि कुछ हो गए प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर, बुकलेट वर पब्लिश इन अ लार्ज नंबर ऑफ सर्व्ड एज वॉइसेस ऑफ कॉमन।
उसने किसने मतलब फिर उसने किसके इन्वेंशन करी, जैसे प्रिंटिंग प्रेस हो गया, न्यूज़पेपर, बुकलेट्स से। तो फिर उससे मतलब लार्ज नंबर्स में वो मतलब प्रिंट होने लगे, और फिर मतलब किससे सर्व करा गया, जैसे कि विच सर्व एज अ वॉइस ऑफ कॉमन मैन। मतलब कि एक न्यूज़पेपर के अंदर मतलब एक कॉमन मैन है कोई, उसके मतलब सारे उसकी मतलब वॉइस, मतलब कि वो क्या क्या कहना चाहता है वो सब कुछ उसमें मतलब लिखा गया। तो ये इस चैप्टर में था। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।